हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो बच्चे, हमने लास्ट वीडियो में एक केमिस्ट्री का बेसिक सीरीज शुरू किया था जिसका मैंने नाम दिया था जीरो टू हीरो सीरीज। तो उस सीरीज में हम क्या देख रहे थे कि हमने आपको वादा किया था कि मैं आपको केमिस्ट्री का पूरा बेसिक आपका क्लियर करूंगा, क्योंकि हमारा बेसिक क्लियर होना किसी भी चीज को एक लेवल तक पढ़ने से पहले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब तक आपका अगर बेस क्लियर नहीं रहेगा ना, आप आगे चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। चाहे आप क्लास 9th के बच्चे हो, 10th के बच्चे हो, 11th के बच्चे हो, 12th के बच्चे हो, ये सीरीज आपके लिए है। क्योंकि कई ऐसी बेसिक सीरीज होती है ना जो हम 12th में भी चले जाते हैं, बेसिक चीज़ें जो हमें मालूम नहीं होती है सही ढंग से, क्योंकि ना हमें कहीं टीचर उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, कहते हैं वो कि बेसिक है, बच्चा को आता ही होगा। तो इस वीडियो आप सबों के लिए है। तो इस वीडियो में मैंने क्या किया था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको मैटर के बारे में बताया था कि जो भी चीज़ जिसके पास कुछ मास हो और वो कुछ जगह ऑक्यूपाई करता हो उसको हम लोग मैटर बोले थे। फिर जब हम मैटर पे घुसे थे तो हमें पता चला कि मैटर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको हमने एटम का नाम दिया। जब हम एटम पे पहुंचे तो वहां हमें यह पता चला कि एटम से भी छोटे पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाम दिया। तो जब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे पहुंचे उन्हें हम लोगों ने सब एटॉमिक पार्टिकल कहा। तो क्या यहां एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बन रहा है? तो यही बेसिक चीज मैंने आपको बताया। तो आज के वीडियो में क्या है, मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताऊंगा कि एटम रियली में दिखता कैसा है। ऐसे हम अपनी इन आंखों से तो देख नहीं सकते। मैंने आपको बताया था कि उसे हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का जरूरत होता है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं उसको, तो वो एटम हमें कैसा दिखता है। तो आज जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो उसी टॉपिक पे होने वाला है। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग उसको पक्का देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो इस वीडियो में बच्चे हम लोग ये देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, कि एटम जो होता है ना हमारा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। एटम का स्ट्रक्चर के बारे में आज हमें देखना है। तो क्या था ना, बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया। जैसे डाल्टन्स थे, रदरफोर्ड थे और थॉमसन थे। इस तरह बहुत सारे साइंटिस्ट ने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया। तो हमें आज उनके एक्सपेरिमेंट को नहीं जानना है, आज उन सबों के एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट हमें मिला ना, बस आज हमें वो जानना है। क्योंकि उन सब के एक्सपेरिमेंट को अगर इंडिविजुअली हम जानेंगे तो वो तो फिर हमारा डिटेल्ड हो जाएगा। और हम ये बेसिक सीरीज बस इसलिए लाए हैं ताकि अगर आपका बेस कमजोर रहे तो आपका बेस क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। आप बेसिक मोटा मोटी हर एक चीजों को जान जाओ। अगर आप बेसिक आपका क्लियर रहेगा तो उन डिटेल वाली चीजों को फिर हम कभी किसी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल। तो जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। अगर आप इस वीडियो में कंटिन्यू होंगे तो आप जानते भी होंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल। अब एक पॉइंट आता है सब। सब का मतलब होता है ना जो किसी का हिस्सा हो, पार्ट हो। तो किसका? एटॉमिक का। तो सब का मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, एक एटम का हिस्सा होते हैं। ये जो आप एक बड़ा वाला सर्कल देख रहे हो स्फेरिकल होता है। किसका? स्फेरिकल शेप में। ये है हमारा एटम। इस एटम के अंदर सेंटर में एक होता है न्यूक्लियस, जिसमें हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। और इसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल होता है जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये एक मोटा मोटी हमारा स्ट्रक्चर है एटम का। समझ में आया? तो अब हमारा अगला पॉइंट क्या है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। ये आपने देख ही लिया, यह हमारा न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, एक सर्कुलर है ना ऑर्बिट होता है, जो सर्कुलर होता है, देख रहे हो सर्कुलर है, जिसको हम लोग सेल या ऑर्बिट कहते हैं। इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन है ना घूमता रहता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। देख रहे हो ये ढुका हुआ है ना, क्योंकि हम 3D तो दिखा नहीं सकते हैं बोर्ड पे, लेकिन ये रियली में क्या होता रहता है, इसके अंदर रिवॉल्व करता रहता है। ये जो हमारा मॉडल है ना बाबू, ये सेम उसी तरह है जिस तरह हमारा प्लैनेटरी सिस्टम देखे हो आप। प्लैनेट क्या होता है, सन सेंटर में होता है, जिस तरह यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है, और उसके चारों तरफ क्या होता है, फिर हमारा प्लैनेट घूमते रहते हैं। जैसे हमारे अर्थ, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ये सब प्लैनेट है ना, किस तरह है ना, सन के चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं। सेम उसी तरह यहाँ हमारा सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और उसके चारों तरफ वहां भी है ना जो अर्थ वगैरह घूमते हैं, वो सर्कुलर ऑर्बिट में ही घूमते हैं। तो यहां भी जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ किस में घूमते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में ही घूमते हैं। आया बात समझ में बच्चा? चलो अब देखो, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 1/1000 ऑफ साइज ऑफ एटम।
एक एटम जो होता है ना, एटम का एक बहुत बड़ा टुकड़ा होता है एक एटम, और उसका एक बहुत छोटा है ना टुकड़ा हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस हुआ। समझ में, यानी न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, न्यूक्लियस कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है। अगर मान लो एटम हमारा क्या है, इतना बड़ा, इतना, क्योंकि एटम को तो जनरली हम आंख से भी देख नहीं पाते हैं, तो इतना बड़ा भी नहीं होगा, इससे भी छोटा होगा, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि इतू सा है। तो इसको आप 1000 पार्ट में इतनू सा को आप डिवाइड करोगे ना, उतना छोटा होता है हमारा न्यूक्लियस। तो सोचो न्यूक्लियस कितना छोटा है, समझ रहे हो। तो न्यूक्लियस हमारा बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो होता क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि वो पापा और मम्मी है। पापा और मम्मी क्या करते हैं कि वो जनरली अपने बच्चों के वेलफेयरमेंट के लिए, उनके आगे के लाइफ के लिए क्या करते हैं, कष्ट काटते हैं, नहीं कष्ट झेलते हैं। तो देख रहे हो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या हो रहा है, कम जगह में रह रहा है, छोटे से कमरा में रह रहा है। यानी पापा मम्मी क्या हो रहा है, छोटे से कमरा में रह रहे हैं, और उसने इलेक्ट्रॉन यानी अपने बच्चों के लिए देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा कमरा दे दिया है। यानी वो तो सिर्फ 1/1000 पार्ट लिया है, और बाकी का सारा पार्ट किसको दे दिया है, इलेक्ट्रॉन को, यानी अपने बच्चों को। तो यही हमारे रियल लाइफ में भी होता है। हमारे पापा मम्मी क्या करते हैं, हमारे लिए बहुत सारा कष्ट काटते हैं, ताकि हम लोग क्या हो सके, जिंदगी में बहुत खुश रह सके। इसलिए जो भी काम करो दिल से करो, ताकि कभी उनको दुख नहीं हो कि मेरा बच्चा हमारे इतने कष्ट करने के बावजूद क्या हुआ, सक्सेस नहीं पा सका। समझ रहे हो बच्चे, देख रहे हो यहाँ पे न्यूक्लियस कितना कष्ट काट रहा है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अपना पापा मम्मी, और इलेक्ट्रॉन यानी जो बच्चा हमारा कितना खुशी से रहे इसके लिए। चलो, तो उन सब बातों को छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल इन एन एटम। कोई भी जो हमारा एटम होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या क्या होता है, इक्वल होता है। अब देखो इससे क्या होगा, अब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, आप ये जानते होंगे इलेक्ट्रॉन हमारा ऑलवेज निगेटिव चार्ज लेकर आता है, प्रोटॉन जो है हमारा ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज लेकर आता है कि नहीं। तो अब किसी एटम में हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या इक्वल होगा, तो मान लो कि हमारा है ना, यहां पर हमने 8 इलेक्ट्रॉन बनाए, लेट से सपोज किया हमने, तो प्रोटॉन भी हमारे एक एटम में कितना होगा, 8 ही होगा। अब देखो इससे क्या होगा, हम ये आज तक देखे थे कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, और प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो दोनों पे चार्ज तो सेम है, और मैंने ये बताया कि एटम में दोनों का संख्या भी इक्वल है। अब क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज लेकर आ रहे होंगे, उतना ही प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज लेकर आ रहा होगा। तो दोनों एक दूसरे को काट पीट के क्या कर देगा, जीरो कर देगा कि नहीं। अगर मान लो हमने इधर से 10 को भेजा और उधर से भी 10 आए, 10 से 10 आए वो, और इधर से हमने जो 10 को भेजा वो, दोनों इक्वल पावर का है। तो बताओ कौन जीतेगा, कोई नहीं जीतेगा ना। अंत में क्या होगा, रिजल्ट जीरो आएगा कि नहीं आएगा। तो सेम हम उसी चीजों को आपको बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या एक एटम में इक्वल होता है, जिसके वजह से एटम जो है ना हमारा, एटम पे हमारा नेट चार्ज क्या आ जाएगा, जीरो, कोई चार्ज नहीं आएगा। तो एटम जो होता है हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कभी भी कोई भी एटम जो होगा ना हमारा, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, समझे। चार्ज वाला जो चीज होता है वो आयन होता है, हम आगे पढ़ेंगे आपको, और मैं आपको डिटेल में उसको भी बताऊंगा। तो हमारा एटम में समझ में आ गया क्या होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। वेरी गुड। तो अब हम अगला पढ़ते हैं। अब मैंने एक पॉइंट लिखा, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप कह रहे होगे सर न्यूक्लियस फिर कैसे पॉजिटिवली चार्ज, तो जो ध्यान से सुन रहे होंगे उनको समझ में भी आ गया होगा। अब यहां पे हमारा न्यूट्रॉन देखो, न्यूट्रॉन पे जैसे का मैंने बता रखा है पिछले वीडियो में, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो कि न्यूट्रॉन पे हमारा कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। कहता है भैया इलेक्ट्रॉन तू निगेटिव लेके आ, प्रोटॉन तू पॉजिटिव लेकर आ, मैं कुछ लेकर नहीं आऊंगा, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, और प्रोटॉन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अब इस पे जीरो और इस पे प्लस, तो क्या आएगा, ओवरऑल ये जो न्यूक्लियस होगा इस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं। अब न्यूट्रॉन कहेगा भैया मेरे पास तो कोई चार्ज ही नहीं है, प्रोटॉन कहेगा ठीक ठीक ठीक, तेरे पास नहीं है, मेरे पास तो है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ओवरऑल जो हमारा न्यूक्लियस हो जाएगा उस पे क्या आ जाएगा बाबू, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आया बात समझ में अभी तक आपको। तो यहां पर मैंने आपको है ना एटम के बारे में एक बहुत ही अच्छा आइडिया दे दिया। तो कभी भी आप, मेरे ख्याल से आपको एटम के स्ट्रक्चर में आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बच्चों को क्या होता है ना, एटम के बारे में वो जानते ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में वो जानते ही नहीं है। तो बेसिक चीजों को जानो, कभी भी अगर आपका बेस स्ट्रांग रहेगा ना बाबू, तो भारी चीज को पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। अब मैं आप लोगों को एक फैक्ट बताता हूं जो कि हमारा इस एटम के बारे में है। तो एटम में अभी आपने देखा यहां न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का हिंदी बाबू नाभि होता है।
तो नाभि जो है ना, वो जिस तरह एक बच्चा जब माँ के पेट में रहता है ना, तो वो अपने सारे एनर्जी का जो जरूरत होता है ना, वो किस तरह नाभि के थ्रू, उस नाभि के थ्रू अपने माँ से कनेक्टेड होता है। तो उसकी माँ जो भी खाना पीना खाती है ना, उसी से उसको उस नाभि के थ्रू उस बच्चे को एनर्जी मिलता है। तो एक नाभि जिस तरह एक बच्चा के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर न्यूक्लियस यानी नाभि अगर बच्चा का सही ढंग से नहीं वर्क करे तो क्या बच्चा है ना अपनी माँ से एनर्जी नहीं ले पाएगा, तो बच्चा जब पैदा होने से पहले ही मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा। सेम उसी तरह एक हमारा एटम जो होता है ना, उसका न्यूक्लियस हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह एक बच्चे का जरूरत का ख्याल, एनर्जी का ख्याल कौन रख रहा है, न्यूक्लियस यानी उसका नाभि जो उसकी मां से कनेक्टेड है वो रख रहा है। सेम उसी तरह हमारा एटम में भी जो न्यूक्लियस होता है ना, वो पावर हाउस होता है हमारे एटम का एनर्जी के लिए। यानी सारा जो एटम का एनर्जी होता है ना, यहीं पर केंद्रित होता है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, पापा और मम्मी हमने बताया था ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, मतलब जस्ट ऐसे ही। तो पापा और मम्मी के पास ही सारा एनर्जी का स्रोत होता है ना। तो अगर एक जब भी एटम बम का आप नाम सुने होंगे, तो एटम बम में हम लोग क्या करते हैं, ये जो न्यूक्लियस होता है ना, इस न्यूक्लियस को ही हम लोग ब्रेक डाउन कर देते हैं, बम्बार्ड करा के किसी चीजों का। जब हम बम्बार्ड कराते हैं तो न्यूक्लियस अनस्टेबल होकर टूट जाता है, तो उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। तो वही जो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है ना, वही एटम बम का रूप ले लेता है, जिससे क्या होता है, भारी क्षति, भारी नुकसान होता है। तो आप समझ रहे हो कि हमारे लिए न्यूक्लियस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हमारा और आपका फॉर्मेशन ही न्यूक्लियस के वजह से हुआ कि नहीं। अगर हमारा आपका न्यूक्लियस सही से वर्क नहीं किया रहता जब हम लोग अपनी अपनी माँ के पेट में थे, तो क्या हम लोग आज हो पाते, नहीं हो पाते। सेम उसी तरह हमारे एटम के लिए क्या होता है, न्यूक्लियस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसका सारा जो एनर्जी होता है कहाँ होता है, यहीं केंद्रित होता है, सेंट्रलाइज होता है कहीं ना कहीं। तो अगर आप इसके न्यूक्लियस को अनस्टेबल करोगे तो उससे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, जो कि क्या होगा, विनाशकारी रूप भी ले सकता है, जस्ट लाइक एटम बम की तरह तबाही मचा सकता है। समझ रहे हो। चलो, तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक था जिसमें मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बताया, वो खत्म हो गया। होप करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप में से बहुत सारे लगभग 70 से 80% क्या करते हो, वीडियो तो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि आपके कमेंट का यूज करके, वैल्यूएबल कमेंट का, अगर हम कुछ और इसमें इंप्रूव कर सकते हैं तो इंप्रूव करें। और भी कोई चीज हमें जरूरत होगा तो हम वो देखकर, आपके कमेंट को देखकर जरूर सुधारने का कोशिश करेंगे, और भी कुछ नया कंटेंट हम आपके लिए लाएंगे। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। हिमांशु जी।